सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। उसके 1400-1500 साल बाद ब्राह्मण यूरेशिया से भारत में आए। उसके दरमियान आप देखेंगे कि इस देश में एक और लहर चलती है बुद्ध की, एक लहर चलती है महावीर की। ये दोनों के दोनों जो है मूल निवासी लोग हैं, और इसमें सबसे बड़ी लहर जो है वो बुद्ध की चलती है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम एक शब्द प्रयोग करते हैं मूल निवासी। हम एक शब्द प्रयोग करते हैं मूल निवासी। ये मूल निवासियों में ये लोग है कौन? तो इतिहास के गहराई में जाने के बाद पता चला ये नाग लोग हैं। इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं ये नाग लोग हैं। ये जो यूपी में जो यादव है उसके जाति का नाम है अहीर, है ना? अहीर। तो अही शब्द का अर्थ होता है नाग। किसी को पूछ, पंडित को पूछ लेना, पंडित जी अही शब्द का क्या अर्थ होता है? काफी नहीं बताता। दुश्मन का कैसे बताए? सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन जो था ये ब्राह्मण का नाग लोग होता। तो नागों का और ब्राह्मणों का संघर्ष भारत। फिर उसके बाद इस देश के मूल निवासी जो है वो बाय रिलीजन बुद्धिस्ट लोग थे। फिर सम्राट बृहदत्त मौर्य जो आखिरी राजा था, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने मारा। बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का आखिरी राजा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण जो है वो राजा बना। ब्राह्मण का राज शुरू। तो इस तरह से उसके बाद में रामायण लिखी गई, उसके बाद में महाभारत लिखा गया, उसके बाद में पुराण लिखे गए। थोड़ा इतिहास बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं, और ब्राह्मणों को मेरी चुनौती है जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित कर। उसके बाद रामायण लिखी गई, उसके बाद महाभारत लिखा गया। ब्राह्मण कहते हैं रामायण कब लिखा? कोई तारीख लिखा हुआ नहीं है लिखा? क्या कहते? कब लिखा? क्या कहते? बहुत प्राचीन 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 प्राचीन। पूछो कितना प्राचीन है? बहुत प्राचीन। अरे मगर कितना? बुद्ध के पहले का। फिर चुप हो जाता। तो रामायण महाभारत बुद्ध के पहले नहीं है। ये महाभारत रामायण में ही सबूत है। दशरथ जातक जो है उसमें राम है। बुद्ध अपने प्रवचन में दशरथ जातक का उल्लेख करते हैं। उसमें जो राम है वो बोधिसत्व राम है। जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई, उसके बाद दशरथ जातक का राम चुराकर रामायण लिखा। ब्राह्मणों ने रामायण दशरथ जातक की चोरी करके लिखा। ऐलान ये कह रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हो रहा है? रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। नहीं तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मेरे बोलने का यह अर्थ, मेरे बोलने का यही अर्थ है और कोई दूसरा अर्थ नहीं। मैं अपनी बात जो बोल रहा हूं वो पीछे नहीं ले रहा हूं, यही बात है तो मैं कह रहा हूं। ब्राह्मणों ने पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद रामायण लिखा। दशरथ जातक के अंदर के राम की चोरी करके रामायण लिखा। जब हमने सोशल मीडिया में लिखा तो द्विवेदी नाम का ब्राह्मण आ गया सोशल मीडिया मेरे पास, कहने लगा कि मेसराम जी चलो दशरथ जातक से ही हमने चुराया, चलो ठीक है मान लिया आपकी बात, अब तो मानो राम को। द्विवेदी ब्राह्मण मुझे बोला चलो दशरथ जातक से ही हमने राम को चुराया, आपकी बात मान लेते हैं, तो अब तो राम को मानो। हमने जवाब दिया द्विवेदी ब्राह्मण को, जब ओरिजिनल हमारे पास है साले डुप्लीकेट को क्यों माने? तेरे डुप्लीकेट को क्यों माने जब ओरिजिनल हमारे पास है? समझ आया? तो ये उसके बाद रामायण लिखा गया और महाभारत 31 जातक कथाओं की चोरी पर लिखा गया। रामायण छोटा है ना, एक जातक कथा की चोरी किया। महाभारत बड़ा है, 31 जातक कथाओं की चोरी करके महाभारत लिखा। एक संख्या के आधार पर, सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं, 31 जातक कथाओं की चोरी करके महाभारत लिखा। और ब्राह्मणों को चुनौती है, तो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित कर दे। वो चर्चा ही नहीं करता, बोलता इसकी चर्चा करेंगे तो फिर वामन मेश्राम की मानना पड़ेगा। वो चर्चा ही नहीं करता, चर्चा करेगा तो सही गलत मानना पड़ेगा, वो चर्चा ही नहीं करता है। तो मैं आपको हमारा इतिहास समझा रहा हूं। तो इस तरह से इन लोगों ने ये जो रामायण महाभारत है ये हमारे पुरखों की हत्या के बाद लिखा हुआ सारा मामला है। ये प्राचीन नहीं है, ये हमारा इतिहास प्राचीन है। और वो दबाने के लिए, खत्म करने के लिए प्राचीन भारत में नाग वर्सेस ब्राह्मणों की लड़ाई थी, बाद में ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म की लड़ाई थी। ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म की लड़ाई 7वीं शताब्दी तक चल रहा था। लड़ाई 7वीं से और 12-13वीं शताब्दी तक चल रहा था। जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ तो फिर ब्राह्मणों ने हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर, तो फिर हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो गया और ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म की लड़ाई गायब कर दी। आज भी SC ST OBC के लोगों को ब्राह्मण हिंदू तो कहते हैं मगर अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। जो SC ST OBC का आदमी बीजेपी में है, अगर उसने SC ST OBC या OBC की बात की
तो बीजेपी के अंदर वाले ब्राह्मण क्या कहते हैं, अरे तुम बीजेपी में हो, तुमको हिंदू की बात करनी चाहिए, बैकवर्ड की बात नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के अंदर जो भी बैकवर्ड जाएगा तो बीजेपी वाले ब्राह्मण उसको क्या कहते हैं, अरे तुम बैकवर्ड की बात बीजेपी में आकर कर रहे हो, हिंदू को करो, हिंदू की करो, हिंदू की करो। अब जैसे ही बैकवर्ड हिंदू की बोलना शुरू हो जाता है, बैकवर्ड का मामला हवा में उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो हिंदू की बात करने का मतलब है बैकवर्ड के अधिकारी को, अधिकार को पूरी तरह से नकार देने का मामला है। ये बात बैकवर्ड क्लास के लोगों को समझना होगा। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, बैकवर्ड एक साथ दो नहीं हो सकता है, तो हिंदू हो सकता है तो बैकवर्ड हो सकता है। तो आपको फैसला करना होगा, तो बैकवर्ड बनो या तो हिंदू बनो। आपको बैकवर्ड बनेंगे तो अधिकार मिलेगा 52%, और बाबा साहब ने वोट का अधिकार जो दे दिया उसके अनुसार तो बैकवर्ड भारत का शासक वर्ग है। बैकवर्ड के लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा? चलो ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा बात है। थोड़ा जो नहीं समझ में आ रहा वो हम बताएंगे, मगर 52% की जरूरत नहीं है। अरे 51 से ही तुम शासक वर्ग बन सकते हो, 52 की जरूरत नहीं है, 51 से ही बन सकते हो। 52 से तो बनेंगे बनेंगे, मगर 52 वाले ब्राह्मणों के पार्टी की सरकार बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते नहीं है। यह समस्या है, और इस समस्या ने बैकवर्ड क्लास की समस्या पैदा की। जो ब्राह्मणों की सरकार बैकवर्ड बनाएंगे, वो सरकार बैकवर्डों की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। देखो नरेंद्र मोदी बैकवर्ड का आदमी प्रधानमंत्री बन गया, कितना महान है, कितना महान है। उदाहरण देता हूं, बोलता जंगलों में चित्ते खत्म हो गए, विदे अफ्रीका से लाया, बोलते जंगल में चित्ते खत्म हो गए, जंगली जानवर खत्म हो गए, उसकी गिनती किया। नरेंद्र मोदी को कितना महान है, जंगल में जो चित्ते थे बोलते 0 हो गए। बैकवर्ड 52 ऐसा गिनती नहीं कर रहा है, जंगल के जानवर की गिनती कर रहा है, तो 0 हो गया। इतना महान आदमी है, जंगल के जानवर, हिंसक जानवरों की गिनती किया और 0 हो गया। तो साउथ अफ्रीका से वहां से चित्ते लाया, जंगल में छोड़ा, फोटो भी निकाला, अखबार में छपवाया, टीवी पर दिखाया। बैकवर्ड की गिनती के बारे में बोल ही नहीं रहा है। जब बैकवर्ड हिंदू बनता है तो अपने अधिकार भूल जाता है, और बैकवर्ड जब बैकवर्ड बनता है तो मंडल कमीशन लागू करवाता है। बैकवर्ड जब बैकवर्ड बना तो मंडल लागू हो गया। उसके बाद में बैकवर्ड के अभी 7% IAS IPS अधिकारी हो गए, 2% थे। तो बैकवर्ड बनेगा तो अधिकार मिलेगा। बैकवर्ड के आधार पर हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार हो गया। ये बाबा साहब अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। इसके आधार पर बैकवर्ड क्लास भारत का शासक वर्ग है। मगर कोई आदमी आपके घर में आकर यह नहीं कहेगा, ब्राह्मण भारत का आपके घर में आकर यह नहीं कहेगा, बैकवर्ड जी आप ही भारत का शासक वर्ग हो, लो परोस कर आपको नहीं देगा। आपको इसके लिए संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करने के लिए संगठन चाहिए, और संगठन बनाने के लिए जागरण चाहिए, जागरण के लिए विचारधारा चाहिए। इतना सारा मामला होगा तो होगा ना, अन्यथा नहीं हो सकता। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो यह निश्चित रूप से काम होगा। और इसलिए साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के भविष्य का निर्माण 52% लोगों के जागृति पर निर्भर है। अगर भारत को दोबारा ब्राह्मणों का गुलाम बनाना है या भारत को आजाद करना है, यह 52% लोगों के, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के जागृति पर निर्भर है। इतना बड़ा मामला है। अगर 52% लोग जागृत नहीं हुए, भारत ब्राह्मणों का दोबारा गुलाम हो जाएगा, और जागृत हो गए, भारत आजाद हो जाएगा, और इस देश में हम सब लोगों को, तमाम लोगों को आजादी मिलेगी। ये आजादी की जंग है, ये केवल चपरासी की नौकरी या बाबू की नौकरी हासिल करने का मामला नहीं है। ये आजादी की जंग है। ये आजादी की जंग लड़ने के लिए ये बड़ा संगठन बनाया जा रहा है। ये बनाने के लिए आप आने वाले समय में ताकत लगाओ, शक्ति लगाओ।